हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां आपको इकोनॉमिक्स आज शुरुआत कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे और जैसा कि सिलेबस में मैंने बताया था कि 9th क्लास की एनसीईआरटी तो आपको पूरी कवर करनी है। इसी वजह से आज हम एनसीईआरटी 9th क्लास की शुरुआत करेंगे। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का नाम है और पहला चैप्टर हम देखने वाले हैं जिसमें पालमपुर गांव की कहानी देखेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस का कौन सा टॉपिक कवर करता है? ये करता है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पर हमें प्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे कोई एक बेसिक काम हम करने वाले हैं, कोई भी संसाधन की आवश्यकता हमें पड़ेगी उस बेसिक काम को करने के लिए। वो कौन कौन से संसाधन होंगे, किस तरह से उनका प्रयोग होगा, कितनी उनकी कैपेसिटी है और हम कैपेसिटी को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो एक पालमपुर गांव है। इस पालमपुर गांव को काल्पनिक गांव की तरह आप मानिए। जैसे यहां पर पालमपुर की बात हो रही है, लेकिन हम किस तरह से लेके चलेंगे? इस तरह से कि भारत के किसी भी एक विशेष गांव के बारे में बात की जा रही है। तो भारत के गांव की बात जब हम करते हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं? वहां पर सबसे पहले तो हमें देखने को मिलेगी वो होती है कृषि। ठीक, और कृषि के बाद कौन सी क्रिया होती हैं? पहली तो कृषि होती है, दूसरी होती है गैर कृषि। गैर कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाओं में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे आपने देखा होगा परिवहन, परिवहन। उसके बाद आपने क्या देखा? डेयरी, डेयरी आप देखेंगे। लघु स्तरीय विनिर्माण, विनिर्माण जो होता है वो हम देखेंगे, विनिर्माण। तो इस तरह की क्रियाएं होंगी ना। इन क्रियाओं को करने के लिए कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता होती है? कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं, दोनों ही क्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर संसाधन की बात करें तो संसाधन के कौन कौन से संसाधन है जिनकी हमें आवश्यकता है? एक तो हमें नेचुरल रिसोर्स की आवश्यकता होगी, उसके बाद मैन मेड ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होगी, उसके बाद ह्यूमन एफर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, लेकिन आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, मानव प्रयास ही नहीं कर रहा है वहां पर किसी भी एक वस्तु के निर्माण के लिए, तो क्या वो लीगल होगा? क्या उससे आप एक कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं? हो ही नहीं सकता। मानव प्रयास की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और उसके बाद हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कोई भी संसाधन अगर आपका प्रयोग में लाना है तो उस संसाधन को परचेज करने के लिए आपके पास मुद्रा होनी चाहिए ना। इसी वजह से उत्पादन के संसाधनों में क्या क्या चीजें आएंगी? 4 चीजें प्रमुख है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा। इन 4 चीजों की हमें संसाधन के रूप में आवश्यकता होती है। अब हम अगर देश के किसी एक गांव की बात करें तो गांव में उत्पादन क्या होता है? खेती होती है। खेती सबसे प्रमुख है, खेती गांव में होती ही होती है। उसके बाद कौन कौन सी क्रियाएं होंगी? गैर कृषि क्रियाएं होंगी, जिसमें हम क्या देखेंगे? लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, ये क्रियाएं हमने देख ली और यही क्रियाएं होती हैं प्रत्येक गांव में। अब बात करते हैं उत्पादन के संगठन की, जो हमारा मेन टॉपिक है। उत्पादन के संगठन में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? उत्पादन के संगठन में 4 चीजों की आवश्यकता होती है और चारों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। 3 हम इस चैप्टर में देखेंगे और उसके बाद मानव, मानव भी एक संसाधन है ना, तो उसके बारे में हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। अगर कोई आपने ऐसी वस्तु बना ली जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, 8th क्लास की एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी अगर ज्योग्राफी की, तो उसमें लिखा हुआ है कि संसाधन की परिभाषा क्या है। तो संसाधन वो चीजें हैं जिनका हमारे जीवन में प्रयोग है। अगर किसी भी संसाधन का प्रयोग ही नहीं है, किसी भी वस्तु का प्रयोग ही नहीं है, तो क्या वो संसाधन कहलाएगी? वो संसाधन नहीं कहलाएगी। ठीक है,
तो वस्तुओं और सेवाओं, इसमें दोनों चीजों को ऐड किया जाता है। केवल वस्तुओं को ही हम ऐड नहीं करेंगे, भौतिक वस्तुओं को ही ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम सेवाओं को भी ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सेवाएं क्या है, फिर वस्तुएं क्या है। फिर वस्तुएं इस तरह से मान के चलिए, जैसे आपके पास एक फ्रिज होगा, आपके पास एक ट्रैक्टर है, आप कार रखते हैं, एक बाइक है आपके पास, ये क्या है, ये भौतिक वस्तुएं हैं। ठीक है, उसके बाद सेवाएं क्या है, आपने ओला का नाम सुना है। ओला क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो आपको क्या करती है, सर्विस देती है। इसके साथ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, ये भी सर्विस प्रोवाइडर है, आपको सेवा दे रहा है। क्या वो आपको कुछ ऐसा देते हैं जिसे आप छू सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की जो सर्विस सेंटर होते हैं, केयर सेंटर होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने देखा होगा ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, ये क्या है, सेवा प्रदायक है। तो यही होता है वस्तुओं और सेवाओं में अंतर। अब आप समझ गए कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कौन कौन सी चीजें आवश्यक है, 4 चीजों की आवश्यकता है। पहली चीज इसमें, पहला सबसे प्रमुख है, वो है भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन। तो दोनों ही याद रखना आप, भूमि और प्राकृतिक संसाधन को एक साथ जोड़कर पहली आवश्यकता बनाई जाती है, जिसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, जैसे जल है, वन है, खनिज हैं, ये चीजें किसमें आएंगी, आपके भूमि में ही समाहित होंगी। अगर भूमि कह दिया तो लैंड को ही आप नहीं मानेंगे, इसमें आपका वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीजें समाहित होंगी। प्राकृतिक रूप से जो भी चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, पहली आवश्यकता में आएंगी, जिसे हम भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है, आपको ये याद रखने हैं, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। दूसरी आवश्यकता किसकी होती है, दूसरी आवश्यकता होती है हमें लेबर की, श्रम की आवश्यकता हमें पड़ती है। और श्रम क्या करता है, उत्पादनों में कुछ चीजें, अगर श्रम की बात करें तो श्रम किस प्रकार का होगा, 2 तरह के श्रम आपने देखे होंगे। आप ने देखा होगा कि अगर आप पढ़ लिख गए, ठीक है, और एक टीचर बन गए, अभी आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी एग्जाम, आप एक टीचर बन गए, और टीचर बनने के बाद आप क्या करेंगे, आप 2 तरीके से काम करेंगे। एक तो क्लास में जाकर पढ़ाएंगे। जब आप क्लास में जाकर पढ़ाएंगे तो क्या आपका दिमाग चल रहा होगा या शरीर चल रहा होगा, आपकी शारीरिक क्रिया नहीं होंगी। उनके लिए किस चीज की जरूरत है, मानसिक क्रियाओं की जरूरत है। तो मानसिक रूप से आप श्रमिक होंगे। और दूसरा, अगर आपको टेस्ट पेपर दे दिया जाता है और उस टेस्ट पेपर को आप चेक करते हैं, तो जब आप टेस्ट पेपर चेक करते हैं तब किस तरह की क्रिया कर रहे हैं आप, तब आप कर रहे हैं शारीरिक क्रिया। तो अब आप समझ गए, जो श्रम होगा वो 2 तरह का होगा। किस तरह का होगा, एक तो होगा आपका शारीरिक और दूसरा होगा मानसिक। ठीक है, जो पढ़े लिखे कर्मी होते हैं उन्हें ज्यादातर मानसिक श्रम करना पड़ता है, और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जैसे आप मजदूरों की अगर बात करें तो मजदूर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें किस तरह का श्रम करना पड़ता है, उन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता है। लेबर आपके पास आती होगी, आपका घर बनना हो, आपका मकान बनना है, तो किस तरह का वो श्रम कर रहे हैं, वो शारीरिक श्रम कर रहे हैं। ईंट ढो के ले आ रहे हैं और पत्थर लेके आ रहे हैं, पत्थर की घिसाई कर रहे हैं। इस तरह के काम कौन कर रहा है, शारीरिक श्रम करने वाले लोग आपके लिए श्रम कर रहे हैं। तो श्रम आप समझ गए, 2 प्रकार के श्रम हैं, एक तो शारीरिक श्रम है और एक मानसिक श्रम है। और ये दोनों ही श्रमिक, जो शारीरिक श्रम कर रहा है, मानसिक श्रम कर रहा है, ये दोनों ही श्रमिक आपके श्रम में ही आएंगे, मतलब लेबर में आएंगे। तो लेबर की आवश्यकता है हमें, पहले तो हमें लैंड की आवश्यकता है, उसके बाद लेबर की आवश्यकता है। 2 संसाधन हो गए। अगर हम तीसरे संसाधन की बात करें तो ये क्या आएगा, भौतिक पूंजी में आएगा। ठीक है, तीसरा संसाधन भौतिक पूंजी कहलाता है, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। फिजिकल कैपिटल 2 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी स्थायी कैपिटल, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल होगी, और दूसरी होगी आपकी वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है, मान लीजिए आपने कोई भी काम करना शुरू किया, आप ऐसे मान के चलिए कि आपने खेती करना शुरू की।
खेती करने के लिए आपको किस किस चीज की आवश्यकता है? एक तो सबसे पहले लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वहां पर काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता होगी। अब लेबर भी आ गई, लैंड भी आ गया। उसके बाद आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? औजारों की जरूरत पड़ेगी। लेबर कोई काम कर रही है तो उसके लिए फावड़ा चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए, ये चीजें चाहिए, मशीनें चाहिए, और क्या चाहिए? अगर आपका उत्पादन हो गया है तो आप अपनी फसल को कहां रखेंगे? किसी भवन में रखेंगे, तो भवन की आवश्यकता है, औजार मशीनरी की आवश्यकता है, इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके साथ और भी अगर हम और अन्य चीजों के बारे में बात करें, जैसे खेती हमने देख ली, इसके बाद अगर आप कोई और क्रिया कर रहे हैं, उन क्रिया में आपको किस तरह की बिजली की अगर आवश्यकता हो सकती है, तो जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी, टरबाइन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीजें क्या है? क्या एक बार आपने ट्रैक्टर ले लिया, उस ट्रैक्टर को आप दोबारा परचेज करेंगे? एक बार खेती कर ली, ट्रैक्टर खत्म, उसके बाद अगली खेती करेंगे, उसके बाद दूसरा ट्रैक्टर लेंगे? ऐसा नहीं है। एक बार ट्रैक्टर ले लिया और वो सालों तक आपका काम करेगा। एक बार जनरेटर ले लिया, एक बार कंप्यूटर ले लिया, ये चीजें आपको सालों तक देखने को मिलेंगी। तो सालों तक जो काम करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्थायी पूंजी कहेंगे, उन्हें फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। ये क्या करते हैं? ये प्रोडक्शन में कई सालों तक आपका सहयोग करते हैं, कई सालों तक इन्हें आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसी वजह से इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। तो स्थायी पूंजी समझ में आ गया। फिर अगर आप वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा? आपने खेती करना शुरू की, खेती में आप सबसे पहले डालते हैं बीज, ठीक है। एक बार बीज का इस्तेमाल कर लिया, क्या अब अगली फसल करेंगे उसके बाद उसमें फिर से वही बीज इस्तेमाल हो सकते हैं क्या? वही बीज इस्तेमाल होने के लिए बचे भी तो होने चाहिए, वो बीज तो आपने पिछली बार ही यूज कर लिए। तो इस वजह से जब आपने पिछली बार ही यूज कर लिए बीज, तो उन बीजों को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक बार ही खत्म कर दिया जाता है। और क्या होता है? उनका इस्तेमाल करने के लिए दोबारा बीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से इसे क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल कहेंगे, कि एक बार यूज किया और यूज करने के बाद खत्म। जैसे सूत काटना, मिट्टी, क्या है ये आपका कच्चा माल है। तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल और कैश भी अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो दोबारा वो वही कैश नहीं आएगा। अब देखिए, जैसे आपने एक बार कैश यूज किया, अब आप कह रहे हैं अगली बार भी हम कैश ही तो यूज कर रहे हैं, वो घूम फिर के फिर से हमारे हाथ में आ जाएगा। तो क्या वही कैश आया? नहीं, वो वाला कैश नहीं आया। ये तो आपका उत्पादन है ना, ये आपकी बचत है जो आपके पास फिर से आपके हाथों में आ गई। इस वजह से कैश को भी किस में रखते हैं हम? कार्यशील पूंजी में रखते हैं। वर्किंग कैपिटल में रखेंगे कैश मनी को और रॉ मटेरियल को। तो याद रखना, इन दोनों नामों को क्वेश्चन बनेगा कि वर्किंग कैपिटल के कौन कौन से अंग हैं, जिसमें अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो कच्चा माल और नगद मुद्रा, ये दोनों चीजें किसमें आएंगी? आपके वर्किंग कैपिटल में आएंगी। तो आप याद रहेगा कि अगर आपसे भौतिक पूंजी की बात करें तो वो वाली चीजें आप दिमाग लगा के खुद ही करना, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जांपल आएंगे। जैसे जनरेटर आ गया, कंप्यूटर आ गया, ठीक है, ट्रैक्टर आ गया, ये चीजें किसमें आएंगी? आपके भौतिक पूंजी में आएंगी। कच्चे माल की अगर बात करें, अगर आपका बीज आ गया, अगर आपकी खाद आ गई, तो ये चीजें किसमें आएंगी? ये आपके वर्किंग कैपिटल में आएंगी। तो पूंजी की भी बात हो गई। इसके बाद जो चौथी आवश्यकता है, वो चौथी आवश्यकता है मानव पूंजी की। इसी वजह से अब देखिए, यहां पर हमने एक बात की कि पूंजी की आवश्यकता है, तो पूंजी के हमने दो भाग किए। एक तो भौतिक पूंजी, तो भौतिक पूंजी के हमने दो भाग किए, उसमें हमने एक स्थायी पूंजी की बात की और दूसरा कार्यशील पूंजी की बात की। अब हम मानव पूंजी की बात कर रहे हैं, तो मानव पूंजी भी एक तरह से पूंजी ही है। चौथी आवश्यकता जो है वो पूंजी ही है। पूंजी क्यों है? क्योंकि अगर कोई श्रमिक है, वो श्रम कर रहा है, वो कौन है? वो मानव है। अगर एक व्यक्ति है जिसके पास लैंड है और वहां पर कृषि करना चाह रहा है, तो वो कौन है? वो स्वयं मानव है। इसी वजह से हमें हर जगह, हर क्षेत्र में मानव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और चारों ही पॉइंट में, ये 4 पॉइंट हमने जो बात की है उत्पादन के संगठन के, जो 4 पॉइंट बात की है हमने, इन 4 में मानव पूंजी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आपकी एनसीईआरटी में अलग से एक चैप्टर है मानव पूंजी के नाम से।
ओके, तो ह्यूमन कैपिटल आपकी चौथी आवश्यकता है जो आपके उत्पादन के संगठन में काम करता है। यही आपका पहला टॉपिक था, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। अब ये मैंने चारों नाम बता दिए, आपके कौन कौन से नाम बता दिए उत्पादन के संगठन में। पहला मैंने आपको बताया भूमि, दूसरा मैंने आपको बताया श्रम, और तीसरा मैंने आपको बताया पूंजी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैंने तो अभी 4 बोले थे, तो यहां पर हम अगर बड़े स्तर पर बात करें, आपकी एनसीईआरटी में 4 तरह से दिया हुआ है, जबकि अगर एक क्वेश्चन बनता है और आपसे पूछा जाए कि उत्पादन के संगठन में कौन कौन से कारक हैं, तो 3 मेजर कारक हैं, भूमि, श्रम और पूंजी। अब इस पूंजी के ही हम क्या करते हैं, 2 भाग करते हैं, जिसमें ए हम लिखेंगे भौतिक पूंजी, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे मानव पूंजी। ठीक, और भौतिक पूंजी के भी हमने 2 पार्ट देखे, तो इसका अगर हम ये करें तो इसमें हमारी कौन सी है, स्थायी पूंजी, और दूसरी है हमारी वर्किंग कैपिटल, जिसे हमने क्या कहा, कार्यशील पूंजी। तो ये आपका टॉपिक है और इन्हीं सब के बारे में एक एक करके हमें देखना है। इन 3 चीजों को कहा क्या जाता है, इन 3 चीजों को कहा जाता है उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी वजह से हम यही 3 विशेष कारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, भूमि, श्रम और पूंजी, इन तीनों को ही जोड़कर संगठित किया जाता है और उत्पादन के कारकों को बनाया जाता है। अब एक एक करके हम देखेंगे इन सब के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इकोनॉमिक्स की हम जो क्लासेस हैं उन्हें छोटा छोटा ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको याद करने वाली चीजें ज्यादा है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी हमें साथ में देखने पड़ेंगे, तभी आप चीजें समझ पाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि अगर उत्पादन के कारकों के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से कारक शामिल किए जाएंगे, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, या फिर भूमि, श्रम और पूंजी, इन 3 कारकों के बारे में बात करेंगे या फिर चारों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इनमें अंतर क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आज पेन टैब थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो इस वजह से ये क्लास इतनी रखते हैं, आगे की क्लास को थोड़ा सा और रखेंगे, 20-20 मिनट की हम क्लासेस रखेंगे ये, और आपके सिलेबस को कंटिन्यू चलाएंगे। डेली आपको एक क्लास मिलने वाली है। आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अपना कमेंट बॉक्स भरते रहिए, बताते रहिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो बताइए। एक टॉपिक मैंने बताया वो आपका क्लियर है या नहीं, आपको हड़बड़ाना नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। 15-20 क्लासेस होने दीजिए, जैसे आपकी पॉलिटी की क्लासेस हुई। अगर 15-20 क्लासेस के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर घबराइए कि भाई नहीं समझ में आ रहा, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, जब तक आपका टॉपिक खत्म नहीं होता तब तक आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहिए और जो काम मैं दे रहा हूं वो काम आप करते रहिए। तो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।